बिलाल साहिब अज कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 39। चौधरी याकूब ने अपने कानूनी मुशीर से राब्ता किया। उसने मशवरा दिया कि सुलह कर लें वरना बात दूर तक जाएगी। आप ऑपोजिशन में हैं और हुकूमती हलकों में इस लड़के की बहुत चलती है। माफी तलाफी से मामला हल कर लें। सनी और विकी घर पर ही थे। गोगी भट्ट का मशवरा था 2-4 दिन के लिए घर से न निकलो। तकरीबन 20 मिनट बाद चौधरी याकूब सनी और विकी को गंदी गालियां देता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। ये लो जी बिलाल साहिब, आपके मुजरिम हाजिर हैं। चौधरी याकूब ने जलाल से कहा था। क्यों भाई जवान, यही है? डीजे को मुखातिब किया चौधरी याकूब ने। चलो ओए, माफी मांगो इस शरीफ आदमी से। उन दोनों ने डीजे से माफी मांगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से दूर। ठीक है बिलाल साहिब। नहीं चौधरी साहिब, आपका फैसला ठीक नहीं है। किसी को मारना और किसी की इज्जत पर हाथ डालना दो अलग बातें हैं। जिसकी इज्जत पर हाथ डाला वो मेरी होने वाली बीवी है। बिलाल सुर्ख आंखों के साथ बोला, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। गुस्से की वजह से उसका चेहरा आग उगल रहा था। उसने गुस्से के मुंह जोर घोड़े की लगाम सबर के साथ पकड़ी हुई थी। अब आप क्या चाहते हैं? चौधरी याकूब भी गुस्से से बोला। बिलाल उठा अपनी जगह से और सनी और विकी के सामने खड़ा हो गया। इन दोनों को माफी मांगनी पड़ेगी हर हाल में, उससे जिसकी इज्जत पर उन्होंने हाथ डाला है। अगर ना मांगे तो? विकी दांत पीसते हुए बोला। ये हो नहीं सकता। बिलाल खनकती आवाज से बोला। चौधरी याकूब ने गिरगिट की तरह रंग बदला। ना काका ना, बेटा गुनाह किया है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। चौधरी याकूब विकी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलो इनके साथ जाओ और हमारी बेटी से माफी मांग कर आओ, अभी इसी वक्त। ये मेरा हुक्म है। 1 घंटा बाद वो डीजे और गुलशेर खान के साथ नौशी के हुजूर माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़कर। ये अलग बात है कि उनकी माफी अपनी सियासी साख्त बहाल रखने की खातिर थी, ना कि तौबा की वजह से। मगर जो भी था वो घर आकर माफी मांग रहे थे, वो भी हाथ जोड़कर। शोएब और नाहिद भी मौजूद थे, घर के तमाम अफराद के साथ, सिवाय बिलाल के जो कि बाबा जुमा के घर जा चुका था। नौशी और शोएब ने भी उन्हें माफ कर दिया। सनी और विकी जा चुके थे। बिलाल तो बहुत गैरतमंद और दिलेर बच्चा है, पख्तूनों की तरह। वो अगर हमारे इलाके में होता तो जिरगे का अमीर होता। माजी ऐसा दिलेरी से बात किया चौधरी का घर में जाकर, ऊंचा आवाज में बात भी नहीं किया और गुस्सा भी दिखाया। मैं तो कुर्बान हो गया बिलाल साहिब पर। गुलशेर खान ड्राइंग रूम में उनके जाने के बाद जहां आरा बेगम से मुखातिब था। बेटी तुम बड़ा नसीब वाला है, ऐसा हीरा तुमसे मंसूब है। हमने दुनिया देखा है, कहाँ मिलता है ऐसा बच्चा, बहादुर, शरीफ, खुददार। गुलशेर खान नौशी के सर पर हाथ रखकर बोल रहे थे। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। तोशी फातिहाना अंदाज में खड़ी हुई अपनी माँ और भाई को देख रही थी। नाहिद ने तोशी की फातिहाना मुस्कुराहट देखकर मुंह फेर लिया और शईबी ने गर्दन झुका ली। आने दो जमाल को, मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करवाती हूँ। जहाँ आरा बेगम बोल रही थी, नौशी और तोशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो खुद कहाँ है डीजे? जहाँ आरा ने पूछा। पता नहीं जी, डीजे बोला। बिलाल बाबा जुमा के घर पहुंचा। उसने फोन करके इजाजत ले ली थी पहले से। 2 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए हाजिर हो गया। बिलाल ने आने की वजह बयान की। अच्छा किया, मेरा भी दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। बाबा जुमा मोहब्बत से बोले। कल नसीम आई थी मेरे पास, छोटी तस्लीम भी थी साथ में। आपसे मिली वो? बिलाल ने जल्दी से पूछा। नहीं, वो गाड़ी में थी, दूर से देखा था। बिलाल बेटा शादी कर लो। जी ठीक है, अभी कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है, फ्रिज में कचड़ा है, वो गर्म कर लो, बाबा जुमा ने बताया। वो खाते हुए बोला, जबरदस्त, बड़ा मजेदार है। आप इसे हरीसा कहा करें, कचड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। बाबा जुमा मुस्कुराए। बाबा जुमा बिलाल को खाते हुए देखते रहे। खाने से फारिग होकर बिलाल ने इजाजत मांगी। चाय नहीं पिलाओगे अपने हाथ से? बाबा जुमा ने फरमाइश कर दी। भैंस का ताज़ा दूध पड़ा है, इसकी चाय बनाओ, और ये गुड़ भी आज ही आया है, गुड़ वाली चाय बनाओ। जी जरूर, बिलाल ने ताबेदारी से कहा। बाबा जुमा चाय पीते हुए बोले, कल इकबाल की दुकान पर जाकर उसे भी चाय बनाना सिखाना। अगर हम दोनों चाय की दुकान खोल लें तो इकबाल का कारोबार तो ठप हो गया ना। बिलाल पिछले 14 साल से जब भी परेशान होता वह बाबा जुमा के पास घर आ जाता। आज भी जब बिलाल ने फोन पर इजाजत मांगी तो बाबा जुमा समझ गए कोई बात है, इसीलिए वो उससे हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। 12 बजने वाले थे। बिलाल ने इजाजत ली और घर चला गया। वो दिसंबर की सर्द ठंडी रात में जब आसमान में काले सिया बादल बरसने के लिए तैयार बैठे थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक कर बादलों के तेवर दिखा देती। हवा के सर झोंकों से दांत बजने लगते, मगर उसको इंतजार था किसी के आने का, और वो आ गया। बिलाल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकती है। वो गाड़ी से उतरता है। उसी लम्हे बिजली चमकती है। फ्लैश लाइट्स उसके मुखड़े पर पड़ती है और नौशी की नजरें वो तस्वीर महफूज कर लेती हैं अपने दिल के कोरे कागज पर। बिलाल जा चुका था अपने कमरे में। वो लाइट्स ऑन करता है और पर्दे पीछे हटा देता है। नौशी को उस वक्त सर्दी का एहसास होता है जब वो बिलाल को गैस हीटर लगाते हुए देखती है। वो अपने टेरेस पर खड़ी थी। नौशी अपने कमरे में चली जाती है। बिलाल इलेक्ट्रिक केटल ऑन करता है और लाइट म्यूजिक लगाकर वॉशरूम चला जाता है। शहनशाह गजल जनाब मेहदी हसन साहिब की आवाज कमरे से आ रही थी। अजीम शायर जनाब फैज अहमद फैज साहिब का कलाम मेहदी हसन ऐसे गा रहे थे, कहीं फैज साहिब के खूबसूरत अशार को चोट न लग जाए। गुलों में रंग भरे बादनों बहार, चलो चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
उसी लम्हे नौशी कमरे में दाखिल होती है। वो पिंक कलर का सिल्की नाइट ड्रेस पहने हुई थी। उसके गोल्डन बाल खुले थे। बिलाल वॉशरूम में गर्म पानी से नहा रहा था। वो आई, अपनी सल्तनत का जायजा लिया और दीवान पर ऐसे बैठ गई जैसे शहजादी तक नशीन हो। बिलाल की काली गर्म चादर प्रेस की हुई उसने दीवान के बाजू पर रख दी। उसकी मोटी मोटी ब्राउन आंखें नींद की वजह से सुर्ख थीं, मगर उन आंखों में नींद से ज्यादा दीदार की भूख थी, बिलाल के दीदार की। बिलाल वॉशरूम से निकला। उसके काले सियाह घुंघरियाले बाल चमक रहे थे। नौशी उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। बिलाल ने उसे सर तक पैर गौर से देखा। वो इतनी सख्त सर्दी में भी सिर्फ सिल्की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। बिलाल ने अपनी वार्डरोब से दूसरी काली गर्म चादर निकाल कर उसके शानों पर डाली, उंगलियों के पोरों की मदद से, मगर पोरों ने नौशी के जिस्म को छुआ तक नहीं, इस डर से कहीं दूध से ज्यादा सफेद बदन मैला ना हो जाए। बिलाल ने म्यूजिक बंद कर दिया। वो काली चादर में ऐसे चमक रही थी जैसे काली सियाह रात में गहरे काले बादलों में बिजली चमकती है। वो शहजादी काली चादर ओढ़कर अब मलगनी बन चुकी थी। वो उसी जगह खड़ी हुई बिलाल को देख रही थी, जो किचन में कॉफी बनाने में मसरूफ था। बिलाल ने उसे कॉफी का मग थमाया और आंखों से बैठने का कहा और खुद कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गया। बिलाल कॉफी पी रहा था और नौशी को देख रहा था। नौशी ने भी कॉफी के 2-4 घूंट लगाए और अपने नैनों से बोल पड़ी, किधर थे आप? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं कुछ मसरूफ था। बिलाल ने आंखों से जवाब दिया, अगर आप मेरा हाथ न थामते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। नौशी ने नैनो से कहा, मैंने तो कभी हाथ छोड़ा ही नहीं। बिलाल की आंखों ने जवाब दिया, मगर मुझे तो कभी खबर नहीं हुई कि आपका हाथ मेरे हाथ में है। नौशी के मासूम नैन बोले, हाथ को दिल से थामते हैं, हाथ से नहीं। अगर मैं हाथ छोड़ दूं तो? नौशी के नैन बेरुखी से बोले, आप हाथ छोड़ भी दो तो इस दिल से नहीं छूटेगा जब तक इसमें धड़कन है। मोहब्बत करते हो मुझसे? नौशी के नैनों ने पूछा। अपने मन से पूछ लो। बिलाल की आंखों ने अदब से जवाब दिया, अगर इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं मांगी? मोहब्बत ना कशकोल लेकर मांगते हैं और ना ही मोहब्बत कशकोल में डाली जाती है, बस मोहब्बत की जाती है खूबियों और खामियों के साथ।